सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 11वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ काव्य खंड के पाठ घर की याद। इस पाठ के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। आइए इस कविता के बारे में संक्षिप्त या इस कहानी के इस कविता के सार जानते हैं। घर की याद कविता में घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है। विस्थापन मतलब अपने घर से दूर होके वो जेल में है ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसको विस्थापन बोलते हैं, मतलब वहाँ रहना, है ना। वहाँ जाकर रहना उसको बोलेंगे विस्थापन। तो वो जो घर प्रवास के दौरान जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है। कवि के स्मृति संसार में उनके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों व बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके आई होगी। कविता को अपनी अनपढ़ व पुत्र के दुख से कविता को अपनी अनपढ़ व पुत्र के दुख से व्याकुल स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह पत्र भी नहीं लिख सकती, है ना। उसकी माँ जो है पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो पत्र भी नहीं लिख सकती। कवि को अपने पिता की याद आती है जो बुढ़ापे से दूर है ना। मतलब बूढ़ा होने के बाद भी उनमें बुढ़ापे की कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है ना। वे दौड़ सकते हैं, खिलखिलाते हैं। वो मौत या शेर से डरते नहीं, है ना। उनकी वाणी में जोश है ना। आज वे गीता पाठ करके दंड लगाकर जब नीचे परिवार के बीच आए होंगे तो अपने पांचवें बेटे को ना पाकर रो पड़े होंगे। माँ ने उन्हें समझाया होगा। कवि, है ना, कवि सावन से निवेदन करता है। सावन, है ना, उससे निवेदन करता है तुम खूब बरसो, किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी न होने देना। मेरे पिता संदेश मेरे उन्हें मेरा संदेश देना कि मैं जेल में खुश हूँ। मुझे खाने पीने की दिक्कत नहीं है। मैं स्वस्थ हूँ। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं निराश हूँ, दुखी हूँ, असमंजस में हूँ। हे सावन, तुम मेरा संदेश उन्हें देकर धैर्य बंधाना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का चित्र प्रस्तुत किया है। आइए कविता देखते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, है ना। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं इसमें। प्राण मन घिरना अर्थात प्राण और मन में छा जाना। तीर मतलब तैरना। पूर मतलब समृद्ध या परिपूर्ण। आइए संदर्भ में लिखेंगे इस प्रस्तुत काव्यांश। हमारे पाठ्य पुस्तक के आरोह भाग 1 में संकलित भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित लंबी कविता घर की याद से अवतरित है या लिया गया है, बोल सकते हो। आइए इसमें प्रसंग बोलेंगे, लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने कारावास अर्थात जेल में रहने के दौरान रात भर वर्षा होने के कारण घर की याद आने का वर्णन किया है। आइए व्याख्या देखते हैं। आज बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है।
रात भर वर्षा होती रही, ऐसे में मेरा मन और प्राण घर की याद में घिर गए हैं। घिर गए हैं मतलब घेरा हुआ है, यादों ने मेरे घर को, घर की जो याद है वो मुझे पूरा घेरा हुआ है। मेरी नज़रों में मेरा घर और घर के सदस्य तैर रहे हैं। तैर रहे हैं कहने का मतलब कि वो आंखों में के सामने दिखाई दे रहे हैं या फिर यादों में वो दिखाई दे रहे हैं, है ना। एक एक करके, एक एक करके सबकी याद आ रही है। मेरा घर खुशियों का भंडार है। मेरा घर कैसा है? खुशियों का भंडार है। परंतु दुर्भाग्य से वही आज मुझसे दूर हो गया है। आइए आगे अगली कविता देखते हैं। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। भाई चार, बहन भाई चार, चार बहिनें, भुजा भाई, प्यार बहिनें। आइए इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं। मायके अर्थात माँ का घर, और परिताप मतलब अत्यधिक दुख। संदर्भ में पिछले कविता में बताया था वैसे ही रहेगा, है ना। आइए प्रसंग में देखते हैं। प्रसंग में इस कविता में कवि अपने घर के सदस्यों की याद आने पर भावुक हो उठता है। उसे अपने भाई बहनों और उनके आपसी प्यार की बहुत याद आती है। व्याख्या में देखते हैं। कवि अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए कहता है कि उसके घर में चार भाई हैं। आज उनकी विवाहिता बहन भी, विवाहिता मतलब जिसकी शादी हो गई है, वो बहन भी अपने घर अर्थात मायके आई होगी, और उसे ना पाकर और उसे ना पाकर वह बहुत दुखी हुई होगी। उसे मतलब कवि अपने लिए बोल रहे हैं, है ना, मतलब अपने आप को ना पाकर वो दुखी हुई होगी उसकी बहन। परिवार की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो उसकी बहन अपने पिता के घर न आकर कष्ट और दुख के घर आ गई है। कहने का भाव यह है कि उसके जेल जाने से उसके जेल जाने से घर में उदासी छा गई है। कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी का आपस में गहरा प्यार है। चारों भाई चार भुजाओं के समान हैं, और बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती हैं। सभी के बीच प्रेम व स्नेह का अटूट रिश्ता है। सभी के बीच प्रेम व स्नेह का अटूट रिश्ता है। आइए अगली कविता देखते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। गढ़ी मतलब सहारा, स्नेह धारा मतलब प्रेम की भावना, पसारा अर्थात फैलाव या प्रसार। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा, पहले जैसे ही रहेगा। प्रसंग में देखते हैं। इस कविता में कवि वर्षा के दिन जेल में बैठा घर की स्मृति में खोकर अपनी माँ को याद कर रहा है। आगे व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि मेरी माँ बेचारी बेचारी है, अनपढ़ है। वह मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई होगी। वह इतनी ममतामयी है कि
यदि मैं उसका गोद में एक बार सिर रख लूं तो फिर कोई दुख मेरे पास नहीं फटक सकता, है ना, मतलब मेरे पास नहीं आ सकता कोई भी दुख उसके गोद में रखने से। मेरी माँ की स्नेह धारा का फैलाव यहाँ कारागार तक भी है। यहाँ भी मैं उसकी ममता का स्पर्श अनुभव कर सकता हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, वह लिखना नहीं जानती, नहीं तो मुझे पत्र अवश्य लिखती। मैं जानता हूँ वे मेरे बिना नहीं रह सकती, है ना, ऐसा करके कवि बोल रहे हैं। आइए अगली कविता देखते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता, है ना। यहाँ पर देखिए व्यापा अर्थात अनुभव हुआ, हिचके मतलब डरे, बिचके मतलब घबराए, झंझा मतलब तेज हवा, आंधी मतलब झंझा मतलब तेज हवा, आंधी, है ना, और लरजना मतलब कांपना डरना, खिलखिलाए मतलब हंस दे। आइए इसकी प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि अपने पिता की जिंदा दिली, बहादुरी और दृढ़ता को याद करते हुए उनका वर्णन करता है। आइए व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि घर पर मेरे पिताजी, यद्यपि वह बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात उन्हें मन की कमजोरी ने कभी नहीं छुआ, छुआ, हुआ नहीं छुआ, है ना, मतलब कमजोरी ने उनको कभी छुआ नहीं है। आज भी उनके हृदय में युवाओं जैसा उत्साह और साहस है। शरीर से भी शरीर से भी वे इतने स्वस्थ हैं कि अब भी लंबी दौड़ लगा लेते हैं। इस उम्र में भी वे खिलखिलाकर हंस सकते हैं। कवि कहता है कि उनमें इतना साहस है कि मौत मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो वे हंसकर उसका मुकाबला कर लें, उसको किसी प्रकार का भय ना माने। सामने आते शेर को देखकर भी वे न घबराए। आज भी उनकी आवाज में कड़क है। बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल की गर्जन के समान उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है, मतलब तेजी आ जाती है। ये आगे देखते हैं। आइए, आज गीता पाठ करके दंड सो दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लेकर मुठ उसकी मिला लेकर, जब भी नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, नजर घर में तीर रहा है। आइए यहाँ शब्दार्थ देखें। दंड अर्थात व्यायाम का तरीका, है ना। मुद्गल मतलब व्यायाम के लिए लकड़ी की बनी मुगरी या उपकरण बोल सकते हैं। मुठ अर्थात पकड़ने का स्थान। आइए प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने पिता को याद करते हुए उनके सरल स्वभाव के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति, मतलब आदत एवं नित्य व्यायाम क्रिया का भी वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। कवि अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि पिताजी जब रोज की तरह श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करके तथा 260 दंड बैठकें लगाकर व्यायाम के लिए मुद्गल हिलाकर तथा उनकी मूठों को मिलाकर छत से नीचे आए होंगे तो उसकी आंखों में अवश्य आंसू रहे होंगे। वे मुझे अपने पास न पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। इस समय बरसात हो रही है, मेरी नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है। बारिश हो रही है ना। तो
उनके आँखों में मतलब यादों में वो सब आ रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं कि मेरे नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है। मुझे सब सदस्यों की याद आ रही है। आइए अगली कविता देखते हैं। चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिता की जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। यहाँ चलिए शब्दार्थ देखते हैं। क्षण अर्थात पल, व्यापा अर्थात व्याप या फैला। ये इसकी प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि अपने पिता को याद करते हुए भाव विभोर हो उठता है। कवि व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि मेरे घर में मेरे चार भाई तथा चार बहिनें हैं। मेरे घर में चार भाई तथा चार बहिनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं। बहनें प्रेम का प्रतीक है। मैं जानता हूँ कि ये सब भाई बहन जब घर में खड़े होंगे या खेल रहे होंगे तो उनकी उसके पिताजी की नज़र उन पर अवश्य गई होंगी और वे देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे। लेकिन मुझ अभागे को ना पाकर उनकी क्या दशा हुई होगी, मैं भली भांति जानता हूँ। यद्यपि मेरे पिता की अवस्था बहुत बड़ी है, वे वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर युवाओं की तरह पूर्ण स्वस्थ है। उन्हें कमजोरियों और बीमारियों ने छुआ तक नहीं। मेरे पिता मेरे पिता मुझ पांचवें पुत्र को घर में ना पाकर रो पड़े होंगे। आइए अगली कविता देखते हैं। ये देखिए, एक तरफ ये कारावास में है कवि, और दूसरी तरफ उनकी आंखों में यादों में उनके घर के सभी लोग याद आ रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आइए शब्दार्थ देखते हैं। अभागा अर्थात भाग्यहीन, सोने पर सुहागा अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरे से बेहतर होना। प्यार में बहना अर्थात भाव विभोर होना। स्वर्ण बेटे अर्थात योग्य बेटे। हेटे मतलब गौण या छोटे या तुच्छ या हीन। आइए प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जेल प्रवास के समय अपने घर को याद करके व्यथित होकर स्वयं को अभागा समझने लगता है। व्याख्या देखते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने पिताजी को याद करते हुए कहते हैं कि मैं अपने पिता का पांचवा पुत्र हूँ। मुझे वे सदैव ही अपने पुत्रों में सोने पे सुहागा अर्थात अन्य पुत्रों से श्रेष्ठ मानते थे। ऐसा कहते हुए उन्हें हमेशा ही अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। आज मेरे जेल में बंदी होने के कारण उन्हें अपने चारों बेटे के समान गुणों वाले पुत्र भी, है ना, अपने चारों बेटे के समान गुणों वाले पुत्र भी तुच्छ व हीन लग रहे होंगे, क्योंकि वे तो मुझे क्योंकि वे तो मुझे उनसे श्रेष्ठ समझा करते थे। आज मैं भाग्यहीन जेल में होने के कारण उन्हें कष्ट पहुंचा रहा हूं। आइए अगली कविता देखते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना
बहा होगा। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक है, यही उसकी लीक है। आइए शब्दार्थ देखते हैं इस कविता की। लीक अर्थात परंपरा, मर्यादा या रास्ता। प्रसंग देखते हैं। इस कविता में कवि अपनी माँ तथा पिता के मन की व्यथा का अनुभव कर रहा है। व्यथा अर्थात दुख, है ना। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी की आंखों में आंसू देखकर माँ का हृदय दुखी हो रहा होगा और उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहती होंगी कि वह हमारा बेटा भवानी, है ना। कवि अपने लिए बोल रहे हैं, हमारा बेटा भवानी अच्छी तरह से होगा। आप अपना मन क्यों छोटा कर रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हैं। पिताजी उन्हें समझाते हुए कहती होंगी कि माताजी मतलब उनके पिताजी को समझाते हुए कहती होंगी कि वह अपने मन की बात समझकर और अपने अपनत्व का भाव दर्शाने के कारण ही जेल गया है। वह आपके द्वारा चलाए गए रास्ते पर ही तो चल रहा है, अर्थात वह तो अपने पिताजी द्वारा बनाई गई परंपरा का पालन कर रहा है ना। आइए आगे अगली कविता देखते हैं। चलिए। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, मैं कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, मैं धीरज मैं खोता कहाँ हूँ, है ना। आइए देखते हैं शब्दार्थ। कोख को लजाता अर्थात माँ को लज्जित करता। कच्चे होना अर्थात कमजोर होना, भावुक होना। धीर अर्थात धैर्य। आइए प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि की माँ उसकी पिताजी के हृदय को दृढ़ रखने एवं धैर्य धारण करने के लिए समझा रही है। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि की माँ कवि के पिता को समझाती हुई कह रही है कि उनका पुत्र यदि देश के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता तो मुझ वीर जननी को लज्जित ही करता, है ना। यदि आज इस अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, अपनी कमजोरी प्रकट करोगे तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रो पड़ेंगे। कवि कहते हैं कि तब पिताजी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वे अपने दुख को मन ही मन में पी गए होंगे। आइए अगली कविता देखते हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ यही सही है, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब वीरस है। आइए शब्दार्थ देखते हैं। सजीला अर्थात आकर्षक या सुंदर, पुण्य अर्थात पवित्र या मंगलदायक, बस अर्थात केवल या बेबसी, वीरस मतलब रसहीन। प्रसंग देखते हैं। इस कविता में कवि अपनी मानसिक स्थिति को प्रकट कर रहा है। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि सावन को संबोधित करते हुए, सावन जो बारिश का महीना है ना, उसको संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले, हरिया हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, 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 तुम अत्यंत प
तुम अवश्य बरसो, तुम्हारे बरसने से जगत का उद्धार होता है। परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसें। वे अपने पांचवें बेटे को याद करके दुखी न हो। कवि को सावन का बरसना अच्छा लगता है, पर अपने पिता की आंखों से आंसुओं का बरसना नहीं। मतलब उनके अपने पिता के आंखों में आंसू बरसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कवि आगे कहते हैं कि मेरा संदेश देते हुए उन्हें कहना कि मैं यहाँ मज़े में हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें इतना इसमें केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। वह घर के वियोग को मामूली मान रहा है। वह घर के वियोग को मामूली मान रहा है, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग में मेरा जीवन दुखमय बन गया है। मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। ये आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। और कहता मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहता मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। आइए शब्दार्थ देखते हैं। आइए शब्दार्थ में, काटना अर्थात रुई से सूत बनाना, डट कर ठेलना अर्थात पूर्ण समर्पण से हराना, अस्त मतलब निराश, मस्त मतलब अपने में मग्न रहना। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि सावन के माध्यम से अपना संदेश भेज रहा है। व्याख्या। कवि सावन से कहता है कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता से कहना मैं यहाँ सुखी हूँ और सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ। मेरा वजन 70 शेर हो गया है। मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ। 70 शेर मतलब ये वजन नापने की एक इकाई है, ये शेर है ना। यहाँ शेर मतलब जानवर वाला शेर नहीं है। शेर समझ लो, किलो समझ लो, 70 किलो है ना। तो मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, खेलता कूदता हूँ तथा दुख को अपने से दूर रखता हूँ। और उनसे यह कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, परंतु उनसे यह मत कहना कि मैं उदास तथा निराश रहता हूँ, जिस कारण मुझे नींद नहीं आती और मैं जागता रहता हूँ। आइए अगली कविता देखते हैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। आइए शब्दार्थ देखते हैं इसमें। मौन अर्थात चुपचाप, बक देना अर्थात फिजूल की बात कहना, शक मतलब संदेह, पावन मतलब पवित्र है ना। आइए इसमें संदर्भ प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि जेल में घर की याद आने के कारण सावन को दूत बनाकर अपने पिता को संदेश भेजता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। कवि सावन को सावधान करते हुए कहता है कि मेरे परिजनों को मेरी सच्चाई न बता देना। उन्हें यह न बताना कि मैं देर रात तक जागता हूँ, आम व्यक्ति से दूर भागता हूँ। आम व्यक्ति से दूर भागता हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ।
यह भी न बताना कि चिंता में डूबकर मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। तुम सावधानी से बातें कहना, उन्हें कोई शक न होने देना कि मैं दुखी हूँ। हे सावन, तुम पुण्य कार्य में लीन हो। तुम स्वयं बरसकर धरती को प्रसन्न करो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बहने देना, उन्हें मेरी याद न आने देना। आइए, इस तरह से एक कविता पूरी हो गई।